मोक्ष नगरी काशी यानी वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध कार्य किया जाता है। इस पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष के दौरान चारों ओर श्राद्ध कर्म चलता रहता है। इस निमित्त पिशाच मोचन कुंड पर तीर्थ पुरोहित के माध्यम से तिल, जौ, चावल व दूध की खीर, खोवा, गंगाजल आदि से बने पिंड का कुश और ताम पात्र की सहायता से दान किया जाता है। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। यह काशी का पिशाच मोचन जो है ये विमल तीर्थ है और ऐसा शास्त्र का मानना है कि पितृपक्ष में यहाँ पर त्रिपिंडी, श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वण इत्यादि होता है। यह जो काशी है यह भगवान शंकर के त्रिशूल पे है, पावन माँ गंगा का तट है और विश्वनाथ भगवान का सानिध्य है। इस पिशाच मोचन विमल तीर्थ पर जो भी श्राद्ध करते हैं बंधु, उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है। ओम पितृ देवताय नमः। पितरों की पूजा सार्वभौमिक है। कहा जा सकता है कि विश्व के सभी उन्नत सभ्यताओं में पितृ पूजा की जाती है। इसके पीछे भावना यही है कि पितर अपनी संतति का भला चाहते हैं। सनातन धर्म में पूर्वजों को समर्पित समय है पितृपक्ष। इस पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने, क्षमा मांगने और पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। सात्विकेभ्यो राजसेभ्यो तामसेभ्य तथैव च विष्णु ब्रह्म रुद्रेभ्यश्च नित्यमेव नमो नमः। ये 3 प्रकार के पितर होते हैं। त्रिपिंडी उसके लिए होता है भूत प्रेतादि जनित दुष्ट ज्वर उपद्रव शांतये त्रिपिंडी श्राद्धम कर्तव्यम। पुराणों में पितृ तर्पण का महात्म्य बताया गया है। वर्ष में एक बार पड़ने वाले पितृपक्ष के माध्यम से अपने पितरों को प्रणाम करने का और पूर्वजों की पुण्य स्मृति गंगा में स्नान करने का सुअवसर मिलता है। यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं श्राद्ध करने के लिए अपने पितरों का, और वो 3 ठो पिंड देते हैं। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरु स्वसुर बंधु नाम च अन्ये बांधवा मृता। पिता के कुल से, माता के कुल से, बंधु बांधव गुरु स्वसुर के कुल से अगर कोई मरा है, एमे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता क्रिया लोप गताश्चैव जाति अंधा पंगवस तथा। अगर उनके क्रिया का लोप हो गया हो, हाँ विरूपायाम गर्भाच, पता नहीं हमारे कुल में कितने गर्भ का पतन हुआ है। विरूपायाम गर्भाच ज्ञाता ज्ञात कुले मम, मुझे कुछ तो जानकारी है कुछ नहीं है। हाँ धर्म पिंडो मया दत्ता छैय उपतिष्ठाम, मैं धर्म का पुत्र होने के नाते मैं यह पिंडदान कर रहा हूँ। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों का भाद्र पक्ष होता है। जिस मास के जिस तिथि में माता पिता की मृत्यु हुई हो, पितृपक्ष की उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। पिशाच मोचनी कुंड में श्राद्ध कर रहे हैं। अभी लोग जबलपुर से आए हैं। यहाँ पर सब गंगा स्नान करने के बाद फिर पिशाच मोचनी कुंड में पिंड करेंगे। इसके बाद गया सब जाएंगे, वहाँ गया श्राद्ध करेंगे। पितृ विसर्जन के दिन विशेष पूजा विधान की मान्यता है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, उनकी आराधना करने और तर्पण अर्पण कर उनके पुण्य स्मृति का पर्व पितृपक्ष माना गया है। यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध का बड़ा महत्व माना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्योंकि पितरों की शांति के लिए 3 प्रकार के पितर होते हैं और 3 प्रकार के सात्विक, राजस और तामस।
जैसे सात्विक के लिए भगवान विष्णु है, राजस के लिए ब्रह्मा है और तामस के लिए भगवान रुद्र है। इन तीन प्रकार का पिंडदान होता है यहाँ। सात्विक के लिए जौ का पिंडदान होता है, राजस के लिए जो है चावल के आटे का पिंडदान होता है और तामस के लिए तिल का पिसा हुआ पिंडदान होता है। यहाँ करने से जन्म जन्मांतरों में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगता है और पितृदोष की जो है शांति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध और कपर्दीश्वर महादेव की दर्शन पूजन से पूर्वजों को प्रेत बाधा व अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसमें गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पितर संबंधी जो भी पूजा है ये 15 दिन में होगा। यहाँ की मान्यता है 15 दिन इसमें पूजा करने से आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ये सभी बाधा दूर हो जाती है। लोक मान्यता है कि यहाँ कुंड पर स्थित पीपल के पेड़ पर भटकती आत्माओं के निमित्त सिक्के गाड़े जाते हैं। पुरातन शहर वाराणसी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी होने के साथ साथ लेखकों, साहित्यकारों से भी समृद्ध रही है। काशी में दो महान साहित्यकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद और महाकवि जयशंकर प्रसाद के मित्रवत साहित्यिक संबंधों पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह परिसंवाद आधारित कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान और महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में गत दिनों आयोजित किया गया। हिंदी साहित्य के 2 महान योद्धाओं को समर्पित इस कार्यक्रम में साहित्य, काव्य, गीत, संगीत व नाटक सभी विधाओं से उन्हें जीवंत किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय ने कहा कि जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद दोनों में ही सांस्कृतिक मानवता व राष्ट्रीयता की दृष्टि से समरसता है। प्रेमचंद और प्रसाद को लेकर ये राष्ट्रीय संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, इस अर्थ में भी कि हिंदी में इन 2 रचनाकारों को विरोधी रूप में देखने की जो परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ने की पहल करती है गोष्ठी। और इस तरह की गोष्ठियाँ मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के कई शहरों में होनी चाहिए। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे तिब्बती संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने कहा कि प्रसाद जी छायावाद के कवि थे और मुंशी प्रेमचंद स्त्री के दुख के रचनाकार। एक प्रकार से ये जो है विश्व विभूति है हिंदी साहित्य के लिए। लोगों को दोनों के विचारों को, जीवन दृष्टि को समझने की आज बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इस आधुनिक युग में जहाँ बौद्धिकतावादी का जो है बोलबाला है, ऐसे में प्रेमचंद जी तथा जय प्रसाद जी के, शंकर प्रसाद जी के भारत के प्रति, उनके इतिहास की संस्कृति के प्रति जो ललक थी, उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का आयोजन के माध्यम से लोगों में जागृति आएगी और साहित्य के प्रति जो है लगाव बढ़ेगा। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष के रूप में बोलते हुए संस्थान की कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा ने कहा कि दोनों रचनाकारों की रचनाओं में इतिहास, संस्कृति और समाज का चित्रण है। साहित्यिक दृष्टि से हम देखें तो हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद का स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं ने जहां साहित्य को समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर उस समय की जन चेतना को जगाने का कार्य किया। जयशंकर प्रसाद जी ने जहां अपनी रचनाओं में देश प्रेम की जागृति के साथ साथ इतिहास को महत्व दिया था, वहीं साथ ही गांधीवादी
गांधीवाद को साहित्य का आधार बनाकर जन चेतना जगाने का कार्य किया, तो प्रेमचंद ने एक कथाकार के रूप में भारतीय किसान विशेषकर ग्रामीण जीवन पर का सच्चा प्रतिबिंब दिखाया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम ने कहा कि दोनों साहित्यकारों का संपूर्ण साहित्य भारतीय परंपरा का साहित्य है। आप लोग की रचनाओं को लेकर के रेडियो और दूरदर्शन ने बहुत सारे प्रोडक्शन किया, बहुत सारा कुछ श्रोताओं को, दर्शकों को नाटक के तौर पे या धारावाहिक के रूप में या एक रूपक के रूप में या एक ड्रामा डाकू के रूप में, डाकू ड्रामा के रूप में हम लोगों ने खूब प्रसारित किया इसको। अब जनता ने स्वीकारा भी इसको, क्योंकि स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी चीज है। उस जमाने में जिस बात को कहने का लोगों को साहस नहीं होता था, उसको लिखने का साहस करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक प्रेमचंद जी की बात है, सोजे वतन की बात हम करना चाहेंगे। उस जमाने में उन्होंने लिखा, जबकि उस वक्त लिखना बड़ी बात थी। तो कहने का अर्थ है कि हम बहुत डिटेल में न जा करके सिर्फ इतना जरूर कहना चाहेंगे, प्रेमचंद जी और प्रसाद जी की जो ख्याति है हमारे लिए एक मार्गदर्शनी, एक सचेतक की भूमिका में है। इस साहित्यिक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने विचारों से इन दो साहित्यकारों के रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया। प्रेमचंद और प्रसाद जी को साथ में लेके कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि एक धागा के दो छोर हैं, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी, और दोनों के बीच में इतने आंतरिक संबंध थे कि जिसका मैं हमेशा अपने दादाजी श्री रत्नशंकर प्रसाद जी से सुनती थी। वो उन्होंने 2-3 कहानियाँ बताई। प्रसाद जी ने गुंडा जो कहानी लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध है, मुझे लगा बनारस के हर वर्ग के लोग उसको जानते होंगे। इस तरह के दो लोगों को मिला करके अभी तक पूरे भारत में ऐसी कोई संगोष्ठी नहीं हुई। और काशी तो पहल करती है ना, रास्ता दिखाने वाला तो काशी है, पूरे देश को, विश्व को दिखाने वाला जो है स्थल है ये काशी। और काशी में भारतीय ने दिया, भारतीय यही के हैं, प्रेमचंद भी यही है, प्रसाद भी यही है। तो क्यों ना हम ऐसी संगोष्ठी करें जो एक कालखंड के हों और उनके साथ हो। जैसे शुक्ल जी को भी इसी में ले लेना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी लेना चाहिए, वो उसी कालखंड के समकालीन रचनाकार हैं। जब दोनों तीनों की बात हो तब आनंद आएगा ना कि एक दूसरे के समीप हैं और दूसरे की भावनाओं से परिचित है और साहित्य में किस तरह से वो प्रत्यावर्तन करते हैं, आवर्तन करते हैं। ये सब सारी चीज़ें तो एक साथ आएंगे तो बड़ा आनंद का अनुभव। इन दोनों ही रचनाकार के ऊपर, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के ऊपर संगोष्ठी का होना हमारे समय की मांग है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इनके साहित्य में हमको मिलती हैं, राष्ट्रीय प्रवृत्तियां जो हमें प्राप्त होती हैं, समाज की अन्य समस्याएं जो हमें प्राप्त होती है, स्त्री शिक्षा को लेकर, स्त्री के उत्थान को लेकर, दलित समस्या जो प्राप्त होती है, तो समस्याओं के समाधान की दृष्टि से और दोनों का ही साहित्य जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो एक स्वरूप रचता है, जो हमें मानवता प्रदान करता है, इस दृष्टि से इस संगोष्ठी का आयोजन हमारे आज के समाज के लिए शुभ है। काशी की लोक परंपरा से जुड़ा श्री समृद्धि कामना का 16 दिनी व्रत सोरहिया मेला वाराणसी के लक्ष्मी कुंड क्षेत्र पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध सोरहिया मेला भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जीवित पुत्रिका तक चला। इस सोरहिया मेला में 16 के अंकों की युति इसे विशिष्ट बनाती है। भादो का महीना रहता है, एक हफ्ता भादो, एक हफ्ता कुआर रहता है, दोनों मिलाकर 16 दिन का ये व्रत चलता है। 16 दिन का व्रत चलता है। 16 दिन लड़के के लिए व्रत होता है। ये 16 धूप, 16 चावल, 16 का फूल
लेकर पूजा किया जाता है। माँ को चढ़ाया जाता है माला बना के। 16 धाग का बत्ती जलाया जाता है सब जगह, चारों जगह सब जगह जलाया जाता है। ये जुतिया के दिन पूजा होता है। सिंगार 16 साल जब हो जाता है इसका उद्यापन होता है। स्त्रियों लोगों को 16 स्त्रियों को सुहागिन लोगों को बांटा जाता है, जिससे जो इच्छा हो बांटे, जिसके रहने के ऊपर है। उसके बाद बिहान व नवमी लगता है। नवमी के बाद लोग व्रत के तोड़ता है, ब्राह्मण खिलाता है, जो करता है बस एक होता है। महालक्ष्मी का दर्शन इन दिनों बड़ा ही फलदायक होता है। व्रती महिलाएं मां लक्ष्मी का दर्शन पूजन कर अपने को धन्य समझती हैं। मनोकामना हेतु विवाहित महिलाएं लक्ष्मी कुंड स्थित मां लक्ष्मी का दर्शन विशेष रूप से करती हैं। आस्था का केंद्र लक्ष्मी कुंड पर व्रती महिलाएं महालक्ष्मी की कथा सुनती हैं, मां लक्ष्मी की आरती करती हैं। महालक्ष्मी पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान सोरहिया मेला के दौरान महिलाएं मां लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदकर घर ले जाती हैं और पूजा करती हैं। यहाँ जो है सोरहिया का मेला कृष्ण अष्टमी से लगता है। उसी दिन यहाँ से लक्ष्मी जी को यहाँ से पोखरा से सब लोग लेकर घर जाता है, वहाँ पर पूजा करता है। घर पर भी पूजा करता है, यहाँ पर भी कथा कहानी सुनता है। अष्टमी के दिन इसका जो है वो होता है श्रृंगार। फिर उसके बाद नवमी पड़ता है, उस दिन जो है इसका लोग खाते पीते हैं, पारण करते हैं अपना। 16 दिन के सोरहिया में महिलाओं द्वारा लिया गया अनुष्ठान के संकल्प का समापन जिउतिया के निर्जला व्रत के साथ होता है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काशी में ये पूजन किया था। इससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने माता पार्वती को पुत्रवती होने का वरदान दिया था। ये जो आप देख रहे हैं मेला, ये सोरहिया नाथ बाबा के नाम से होता है और इसमें माता महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत रखा जाता है। उसके बाद जिउतिया होता है, जिसमें माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो ये जो मेला जो है पौराणिक है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। सभी लोग यहाँ आते हैं, माता महालक्ष्मी का दर्शन करते हैं। आप लक्ष्मी कुंड देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन है। तो बाबा सोरहिया नाथ का ये मेला इनके नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। हम सभी लोग यहाँ भक्तगण आते हैं। जय माता महालक्ष्मी। सोरहिया पूजन में मां लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य और लक्ष्मी का निवास होता है। श्रद्धालु महिलाएं इस 16 दिनों की विशेष पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से करती हैं। इस सोरहिया मेले के दौरान लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी मंदिर और सोरहिया माता के मंदिर का भव्य श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण कुंड के चारों ओर बने घाट पर माता की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर और लक्ष्मी कुंड का क्षेत्र इस मेले के दौरान अस्थायी दुकानों से सज जाता है। नारियल, चुनरी, फल और प्रसाद की दुकानें आकर्षण का केंद्र होती हैं। देश में एमएसएमई से आर्थिक विकास हो रहा है। साथ ही प्रदेश की समृद्धि में भी एमएसएमई का सार्थक योगदान निरंतर जारी है। युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योर में एमएसएमई एक सशक्त माध्यम है। गत दिनों एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन युग्रो कैपिटल की ओर से किया गया। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर व संस्थापक शचिंद्र नाथ ने एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट के दूसरे संस्करण का अनावरण किया। अगर हम देश की बात करें तो 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये लक्ष्य पाना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किए बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो एमएसएमई सेक्टर हमें जितना हम इसको मजबूत करेंगे, उतना हम अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे।
तो जहाँ भी पहल हो सके उसका अभिनंदन है, स्वागत है। सरकार पूरी तरीके से इस सेक्टर के साथ खड़ी है और जितना हो सकेगा उतना सरकार कर रही है, आगे भी हम करेंगे। एमएसएमई कॉन्क्लेव में उपस्थित अतिथियों ने राज्य के उभरते एमएसएमई क्षेत्र और उसकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमने विगत 3 वर्षों में 10,000 करोड़ की लेंडिंग बुक बनाई है, 1,50,000 से ज़्यादा और छोटे उद्यमियों को लोन दिया है। ये एक नई सोच और बहुत सारे लोगों के सहयोग का आउटकम है। 2 चीज़ें हम बोलते हैं, एक हम कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम बोलते हैं एमएसएमई अच्छा है। आपने देखा आज हमने एमएसएमई संपर्क अनवेल किया है। ये एमएसएमई संपर्क हम हर 6 महीने पे पब्लिश करते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो जो ये एमएसएमई अच्छा है हम बोलते हैं वो उससे निकल के आ रहा है। करीब 25,000 से ज़्यादा छोटे उद्यमियों का हम एक एनालिसिस करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद छोटा उद्यमी सशक्त हो रहा है। तो ये जो सशक्तिकरण की जर्नी है, जहाँ पहले हम सोचते थे कि एमएसएमई कमज़ोर है से एमएसएमई अच्छा है, हम उसका एक आउटकम है। तो देश के 10 बड़े बैंक, 50 से ज़्यादा ग्लोबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ये मिलके हमारे साथ काम करते हैं और ये जिसको हम बोलते हैं हमारे एमएसएमई का अमृत काल है और हम उसका एक छोटी सी एक इकाई हैं।